किसी पर्टिकुलर धार्मिक एंगल को देखते हुए ये एफसीआरए बिल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ बिकॉज इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, तो नाउ एफसीआरए इज अ ट्रैप फॉर यू। ये कहा जा रहा है कि मतलब आप अंदर घुस गए तो बिना नुकसान के आप बाहर नहीं जा पाए। करते रहिए रिन्यू, करते रहिए आप अपना रिन्यू। अगर आपने एक दिन भी ऐसा हुआ कि आपका रिन्यू नहीं हो पाया, देन योर प्रॉपर्टी विल बी लैप्स्ड। तो जो यूएस हमारे पर आवाज लगा रहा था, मैं उन लोगों से बोलता हूँ, विपक्ष से बोलता हूँ कि $1 आप बाहर निकाल के दिखाइए या $1 आप अंदर डाल के दिखाइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे, लेकिन जब बात आती है दूसरे कंट्री को बोलने की तो कहना आसान होता है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ या फॉर दैट केस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बिना कारण के आपको कैंसिल करती है तो उसमें कोई अपील नहीं है। इस बिल में कोई अपील नहीं। तो ये एक लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर संसद से सड़क तक और यहां तक कि देश से लेकर विदेश तक चर्चा है। इसको लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन कानूनी पक्ष क्या है, आज जानने के लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शाहरान चतुर्वेदी जी, यंग एडवोकेट हैं। और शाहरान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा एफसीआरए किस चिड़िया का नाम है, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों? पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस जगह आमंत्रित किया। देखिए, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में जब ये व्यापक स्तर पे हमारे यहाँ लागू हुआ था तो भी उस समय बवाल था, आज भी बवाल है। तो ये जानना पहली बात दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एफसीआरए है क्या, जैसे आपने पहला प्रश्न कहा। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी बनाई, कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कहीं यूएस से, कहीं यूके से, कहीं से आपने इन्वेस्टमेंट लिया, तो वो तो आपकी कंपनी है। तो वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली सेबी और आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत होंगे, और जो कि सेबी और आरबीआई उसको स्क्रूटनाइज करता है। ये हो गई बात कंपनी की। लेकिन व्हाट अबाउट दोज एनजीओज जो कि सोशल काम कर रहे हो, जिनको कह सकता हूँ ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए अगर वो उन एनजीओज के सोशल सर्विस के लिए, उन एनजीओज के काम के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए अगर कोई एनजीओ बाहर से फंड लेता है, फॉरेन से फंड लेता है, तो उसके रेगुलेशन के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बना है। ये हो गई एक बेस लेवल की बातें। अब 1976 के इमरजेंसी के टाइम पे इस एफसीआरए को पहली बार हमारे देश में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफसीआरए इन 1976 वो अलग था, अब अलग है। उस समय प्राइमरीली पॉलिटिकल पर्पस के लिए एफसीआरए को लाया गया था। अब एफसीआरए का जो पर्पस है, अब जो एफसीआरए को जिस चीज को एफसीआरए देख रहा है, जिस चीज को एफसीआरए रेगुलेट करना चाह रहा है, वो अलग है। अब उसमें क्या है, कई बार ऐसा, कई सारी हमारे आपके पास भी मीडिया की तरफ से और कई सारे जगहों पे हमारे पास खबर आती है कि जहां पे डिफरेंट एनजीओज आर यूजिंग मनी और यूटिलाइजिंग फंड्स नॉट फॉर सोशल सर्विस बट फॉर अदर एक्टिविटीज। यहाँ अदर एक्टिविटीज, मेरा कहने का मतलब कई सारे एक ब्रॉड लेवल पे एक्टिविटीज होंगी, यानी कि वो एनजीओ अपने सोशल सर्विस को हटा के बाकी दूसरे एक्टिविटीज के लिए फॉरेन से फंड्स ले रहे हैं। और ये कई बार हमारे पास हुआ, कई सारे हमारे पास बाद में सूचना मिलती है कि टेररिस्ट अटैक हुआ, वो फंड कहाँ से आया था, कई आंदोलन हो रहा है, वो फंड्स कहाँ से आता है। तो इन सभी फंड्स को जब बार बार सरकार ने देखा कि ये सारे फंड्स एनजीओ के थ्रू रूट होते हैं, तो एफसीआरए का ये जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाता है, जहां पे ये पता लगाना कि एनजीओ प्राइमरीली जो फॉरेन फंड्स ले रहा है वो उसका यूटिलाइजेशन उस सर्विस के लिए करे जिस सर्विस के लिए वो एनजीओ एक्चुअली में बना था। यहाँ पे जब बाइफर्केशन होता है, जब वो फंड्स उसके लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा, रूट हो रहा है कुछ और टेरर फंडिंग्स के लिए, तो जरूरी है, और वहाँ पे एफसीआरए का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी एफसीआरए दो पर्पज सॉल्व कर रहा है, पहला जो फॉरेन फंड्स हैं उसको रेगुलेट करने का, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने का। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें इस देश में हो जाती हैं और वो कहीं ना कहीं दबी ज़ुबान में लोग जो है कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। लेकिन इस पूरे मामले पे, एफसीआरए के मामले में कहा ही जा रहा, अमेरिका तक की जो है बात हो रही है, वहाँ भी बात हो रही है कि ये तो एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं एफसीआरए में, या फिर यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो एनजीओज़ हैं उन पर बुरी नज़रें हैं सरकार की, क्योंकि जिस तरह के रेगुलेशन लाए गए हैं
वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जबकि गवर्नमेंट को तो इन चीज़ों में सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि कोई अस्पताल चल रहा है, कोई मतलब स्कूल चल रहा है, कुछ ऐसा है, तो उसमें तो सहयोग करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अब ये बिल ला के ये कहीं ना कहीं उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए इस बात को मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस पे चर्चा करें कि एफसीआरए के जो नए अमेंडमेंट हुए हैं वो क्या हुए। देखिए पहली बात, कुछ कुछ नए नए चेंजेस एफसीआरए के इस बिल ने लाया है। पहले एनजीओज कभी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी बेस्ड था, लेकिन ज्योग्राफी बेस्ड नहीं था। तो ये बिल ने एनजीओ को एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, यानी कि वो एनजीओ सिर्फ ज्योग्राफिकली स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में वो काम करेंगे, और उनका पर्टिकुलर फंड्स जो होगा, किन किन एक्टिविटीज़ पे जा रहा है, वो सीधे सीधे एक अकाउंटेड रहेगा सरकार के पास। कुछ और भी चेंजेस लाए हैं जो कि शायद जिसके कारण जो बवाल मचा है, मैं उसी पे सीधे आता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आपने एफसीआरए के फंड्स के माध्यम से अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाया, और वो प्रॉपर्टी फिर बाद में आपने उस प्रॉपर्टी का यूज़ भी किया, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी का आप बेनिफिशियल तरीके से सोशल सर्विस के लिए भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और बाय चांस आपके एफसीआरए के लाइसेंस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, या फिर रिवोक हो जाता है, या फिर कैंसिल हो जाता है, तो इस अमेंडमेंट में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नाम की एक संस्था, कह सकते हैं डबल कोर्स संस्था या इंस्टीट्यूशन, जो भी कहिए, अब वो तो फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, लेकिन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नाम पे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी रहेगी। यानी कि अगर आपका एफसीआरए कैंसिल हुआ, तो जो आपने फॉरेन फंड को यूज करके जो प्रॉपर्टी आपने बनाई थी, वो प्रॉपर्टी सीधे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, जिसके कारण आज के टाइम पे विपक्ष, जैसे आपने बोला, विपक्ष आवाज उठा रहा है। इनफैक्ट वो आवाज यूएस तक जा रही है। यूएस वाली बात तो मैं ये कहूँगा कि शायद यूनाइटेड स्टेट्स का आदत है हर जगह अपने हर एक एक इंटरनल पॉलिसीज़ पे अड़ंगा लगाना, ऐसे कह सकता हूँ, चाहे वो बांग्लादेश के टाइम पे हो, चाहे वो पाकिस्तान के टाइम पे हो, हर इंटरनल पॉलिसीज़ पे वो अड़ंगा लगाता है। लेकिन मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे अमेंडमेंट बिल को पढ़ा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या फिर किसी पर्टिकुलर धार्मिक एंगल को देखते हुए ये एफसीआरए बिल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिकॉज इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। इनफैक्ट क्रिश्चियन के जो मिशनरीज स्कूल्स होते हैं, मिशनरीज होते हैं, उनके तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो लोग सबसे ज़्यादा शायद एफसीआरए के फंड्स को उनकी यूटिलाइजेशन होती है, जो कि एक फैक्ट है। इस पर कोई डबल फेस की बात नहीं है। शायद इसीलिए दिक्कत हो रही है, शायद उसे हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, ऐसे यूएस की बात मैं करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि फंड्स को रोक रहे हैं। मैं इस पे थोड़ा चेंज करता हूँ, फंड्स को रोक नहीं रहे, फंड्स को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, फंड्स को अकाउंटेबल कर रहे हैं, ये है। अब इसमें यूएस के उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये कमेंट किया कि एकदम ये अटैक है चर्चेस पे। वाई ही कमेंटेड ऑन वन पर्टिकुलर रिलीजन इज समथिंग विच ही हैज टू टेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई रिलीजियस एंगल देने का मतलब यहाँ पे एफसीआरए बिल में नहीं है। नो डाउट फिर बोलूंगा कि एफसीआरए और फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के मैक्सिमम फंड्स शायद मिशनरीज के पास जाते हैं, तो मोस्ट अफेक्टेड, फिर मैं बोलूंगा डबल कोट्स में, मोस्ट अफेक्टेड शायद वो हो सकते हैं, जिसके कारण ये कमेंट्स मिशनरीज से सबसे ज़्यादा आ रहा है। इनफैक्ट केरला में तो अभी मैं जानता हूँ कि केरला में ये बिल को डिस्कशन करने से रोक दिया गया। तो हो सकता है कि वो अफेक्टेड हों, लेकिन रिलीजियस स्पेसिफिक बिल नहीं है। अच्छा, अभी शशि थरूर जो कि केरल से ही तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक मतलब पेपर में आर्टिकल भी लिखा था और ट्वीट भी किया उसको, जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत सारा फंड पहले से ही रुक गया। मतलब ये जो एफसीआरए के जो कानून की जो व्यवस्था बनी, इसके ज़रिए बहुत सारा फंड तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन जो आ रहा था अब उस पर भी लगाम लग जाएगी, तो फिर एनजीओज का अस्तित्व खतरे में, या फिर जो चीज़ें चल रही थी वो खतरे में आ जाएंगी। लगाम आरोप है उनका। हाँ, देखिए आरोप है, अच्छा बात है। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने एक एज अ लॉयर हूँ, तो मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखूंगा। जो मैं बिल्कुल कानूनी बात ही सुनना चाहता हूँ आपसे। तो इसमें कहीं भी कोई लगाम लगाने की बात नहीं है कि हम लोग फंड्स को रोक लेंगे। नो डाउट फंड्स को, मैंने वापस बोला, एक फंड्स को अकाउंटेबल करने की बात, फंड्स को स्ट्रीमलाइन करने की बात यहाँ पे हुई है। कहीं कुछ लगाम लगाने की बात नहीं हो कि हम फंड्स रोक देंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा, 80% कहीं, मुझे मैं पढ़ रहा था द प्रिंट का या कहीं और किसी के चैनल का था डेटा, कि 80% फॉरेन फंड्स रुक गए हैं। ये बात थरूर साहब की मानूंगा कि हाँ रुके हैं। रुकने का कारण क्या है ये, क्योंकि जब भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कई देश में कोई एक नई सरकार बनती है, नो डाउट इन्वेस्टमेंट्स वहां पे थोड़े दिन के लिए रुकता है,
बिकॉज इन्वेस्टर्स, यानी फॉर दैट केस यहाँ पे मैं इन्वेस्टर शब्द लूंगा कि जो फॉरेन फंड्स दे रहे हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि क्या मेरा फंड्स किस तरीके से कहीं फंस ना जाए, या फॉर दैट केस वो जो पर्पस के लिए उन्होंने फंड्स को दिया वो पर्पस यूटिलाइज ना हो पाए। तो इन सब को देखते हुए फॉरेन फंड्स थोड़े दिन के लिए, अभी डेटा तो बता ही रहा है कि रुका हुआ है, लेकिन कहीं से कुछ लगाम लगाने की बात इस बिल में नहीं हुई है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नो डाउट पड़ेगा। मैं इस बात को फिर से आपसे क्लियर करूंगा, और ये पड़ेगा कैसे, इसकी कहानी फिर शुरू होती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पे। देखिए, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को जो जिस हिसाब से इस बिल में प्रेजेंट किया गया है, ये मुझे लगता है कि जैसे हम लोग एक लीगल शब्द में कहते हैं पीनलाइज, तो मुझे ऐसा लगता है ये इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, और जब पार्लियामेंट में डिबेट होगा तो फिर वी विल बी सीइंग दैट। बट मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि शायद कहीं ना कहीं से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के साथ आप चीज़ों को पीनलाइज कर रहे हैं। यानी मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने FCRA का सर्टिफिकेट लिया, और आपने FCRA का सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने उतना रिस्पेक्टिव अमाउंट आपने FCRA के थ्रू लिया, और आपने एक बना दिया हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल जब आपने बनाया, फेयर इनफ, ठीक है, लेकिन एक साल बाद आपने FCRA फंड, बिकॉज आपका तो काम हो चुका था, आपने बना दिया, और आपको ये लग रहा है कि ठीक है भाई, डोमेस्टिक फंड से आपका काम चल रहा है, तो वाई शुड यू टेक द FCRA वंस अगेन। क्योंकि FCRA अगर आप लेंगे तो वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। तो FCRA आपने नहीं लिया तो आपने FCRA सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया। उस रिन्यू ना कराने के कारण आपका जो ये पूरा हॉस्पिटल है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का सरकार को डिफाइन करना चाहिए, बिकॉज जो इससे, देखिए, दो बातें, अगर आपका पर्पस जेन्युइन है तो सरकार को शायद इस जेन्युइननेस के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लेटेंटली लग रहा है कि सरकार हिट कर रही है आपके ऑब्जेक्टिव को। मतलब अगर आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि शायद, बट नेचुरली प्राइमा फेसाई सरकार ये समझ जा रही है कि आप गलत हैं। ये नहीं, एक चीज ये भी है कि हमारा फंड लेते रहना कंटिन्यूअसली ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो फंड दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, किसी पर्पस के लिए दे रहा है, उसके पास उस वक्त है तो दे रहा है ना। क्योंकि कोई NGO अगर काम करती है तो जैसा कि आपने बताया ना, वो तो एक सेवा भाव से काम करती हैं, तो सोशल सर्विस के लिए हमेशा कोई देता रहेगा ऐसा तो है नहीं। हम मंदिर जाते हैं तो चंदा देते हैं वहां पर, हालांकि राम मंदिर में क्या हुआ हमने देखा, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो जब जाएंगे तब चंदा दे दिया। ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर बार मंदिर जाएंगे और हर बार हम उतने ही पैसे देंगे, जो आपने कैप लगा रखी है हम उतने ही पैसे आपको देंगे, या फिर हम उतने ही पैसे जुटा पाएंगे, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया है कि जब वो पैसे हम नहीं जुटा पाएंगे तो आप हमारी चीज छीन लेंगे। ये बात इसीलिए मैंने कहा कि एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हो रहा है आजकल इस पूरे स्टेट, काफी FCRA के बारे में लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो नाउ FCRA इज अ ट्रैप फॉर यू, ये कहा जा रहा है कि मतलब आप अंदर घुस गए तो बिना नुकसान के आप बाहर नहीं जा पाएंगे। ये है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको चक्रव्यूह में फंसना, चक्रव्यूह एक तरीके से चक्रव्यूह है कि आप अगर आप आ गए उसके अंदर तो आप, इसका मतलब है कि करते रहिए रिन्यू, करते रहिए आप अपना रिन्यू। अगर आपने एक दिन भी ऐसा हुआ कि आपका रिन्यू नहीं हो पाया, देन योर प्रॉपर्टी विल बी लैप्स्ड। वो प्रॉपर्टी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब उसका क्या करना है ये भी डिफाइन है, अगर आप पूछेंगे तो वो बता दूंगा मैं कि कैसे क्या कर सकती है अथॉरिटी, लेकिन वो एक चक्रव्यूह है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो बताऊं नहीं। पहले इस बात पे बात हो जाए कि जो कहा ये भी जा रहा है कि जो पिछली जिन लोगों की रिन्यू नहीं हुई है, जिन्होंने कभी लिया है FCRA के तहत फंड लिया है, उन पर भी जो है उनकी प्रॉपर्टी भी जा सकती है क्योंकि उन्होंने रिन्यू नहीं किया है। ये भी एक लोगों के मन में शंका है, इस बात पे सरकार को आके सफाई देनी चाहिए। ये शंका नहीं, ये क्लैरिटी है इस पे। जैसे हम लोग लॉयर हैं तो लॉ जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लॉ का नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है मेरे सामने कि FCRA में, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं दर्शकों के लिए, कि मान लीजिए आपने 2015 में FCRA फॉरेन फंड्स लेके आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी बना ली, उसके बाद आपने फॉरेन फंड्स लेना बंद कर दिया, आपका FCRA गया, काम से कैंसिल हो गया। अब सरकार इस अमेंडमेंट बिल के तहत अथॉरिटी को पावर दे रही है कि वापस 10 साल पहले आप जाके आप उस चीज को देख सकते हैं कि कौन कौन से फंड्स कहाँ यूटिलाइज हुए थे। यानी पूरे तरीके से इस फॉरेन फंड्स बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो रहा है।
तो आप पहले के फंड जो पहले के भी सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपकी स्क्रूटनी होंगी। ऑल्दो अभी शायद हाल फिलहाल में सरकार ने बोला है कि इस पे वो सफाई दे रहे हैं वो, लेकिन ये लाना ही अपने आप में एक प्रश्न उठाता है सरकार के मोटिव को देखते हुए कि क्या सरकार उस पे चाहती है। मतलब इतना ज्यादा कि जिसने 2000 ऐसे मान लीजिए कि किसी ने दो, और कई सारे केसेस मैंने भी देखे अभी, जिसमें कुछ केस स्टडीज पढ़ रहा था जहाँ पे 2020 में एक स्कूल चला, इनफैक्ट वो क्रिश्चियन नहीं है, वो एक हिंदू स्कूल है, जिसने एक फॉरेन फंड्स में लाया और फॉरेन फंड को लाने के बाद उसने स्कूल बनाया, उसके बाद वो डोमेस्टिक फंड्स में आसानी से चल रहा था। अब इसका मतलब है कि वो फॉरेन फंड खत्म हो गया है, उसने लेना बंद कर दिया, सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हुआ, देन इट मीन्स कि वो स्कूल तो अब अथॉरिटी के पास चला जाएगा। तो ये तो एक तरीके से आप मतलब आप उन पे भी एक्शन ले रहे हैं जिन पे ब्लेटेंटली विजिबल है कि वो एक्शन लेने लायक नहीं है, यानी वो एक सोशल सर्विस सही में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है और ये सरकार अब क्या इस पर जवाब देती है, लेट्स सी। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल बात भी, क्योंकि पॉलिटिक्स से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। बात ये कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार चाहे तो आज के आज या कल के कल करवा ले, क्यों नहीं करवा रही? ये माहौल बनाने के लिए खाली कि हम इसको ले आए, इस पर डिबेट करिए और आप इसमें उलझ के रह जाइए, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि जितना बहुमत चाहिए वो तो आपके पास है ना, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। आप करिए ना, 50+1 वाला मामला है यहाँ, तो कर लीजिए, आप तो आसानी से कर लेंगे, फिर क्या किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए फिर मैं वो बोलूँगा कि जब भी कोई लॉ लाते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पब्लिक कंसल्टेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑल्दो मुझे पता है कि आप कई सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन बिल्कुल नहीं हुए, हाँ ये फैक्ट है। लेकिन अगर सरकार पब्लिक कंसल्ट कर रही है, अभी रिसेंटली अमित शाह जी के साथ कई सारे मिशनरीज के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिले, तो आई थिंक इस पे राजनीति सवाल तो हो सकता है, लेकिन ये ठीक है, अगर पब्लिक कंसल्ट कर रही है वो तो इट्स गुड। अगर उनके पास बहुमत है जो कि वो एक दिन में पास कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अगर वो कंसल्ट कर रही है, दैट इज अ गुड पॉइंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि अगर वो कंसल्टेशन करके भी इस बिल को लाना चाहिए। आपको लग रहा है एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किए गए हैं या फिर जिस तरह से इसको सामने रखा गया है, इस देश में एक नई बहस खड़ी करने की चुनाव से पहले, क्योंकि 27 में इलेक्शन भी है, कोशिश तो नहीं की जा रही है एक बहस? देखिए क्योंकि वैसे नॉर्मली 80-20, और क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को लेकर जिस तरह की वो होती रही है, तो अब क्या वो दूसरी तरफ भी जा रही है? हो सकता है, मैं इस बात को फिर डिनाई नहीं करूंगा कि टाइमिंग ऑलवेज मैटर। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा सोनम वांगचुक का केस था, वहाँ भी टाइमिंग बहुत मैटर कर रहा था। तो वैसे ही अभी जो ये लाया गया है, इस समय लाया गया है कि जब चुनाव आने वाला है, और ये बात कहीं से छुपी नहीं है कि ऑल्दो बिल में ये लिखा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जो लोग हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़ मीडिया, ये सब लोग फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते। ये चीज़ ब्लेटेंटली मेंशन है वहाँ पे एक्ट में, सॉरी बिल में, और एक्ट में भी मेंशन है, जस्ट भी नहीं ले सकते, कहीं भी नहीं ले सकते। लेकिन ये बात छुपी नहीं है कि एनजीओ के कई सारे पैसे, कई सारे फंड्स थ्रू एनजीओ, फॉरेन फंड्स थ्रू एनजीओ पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या पता, ये बात मैं मान सकता हूँ इस बात को, और इस बात को आई थिंक मुझसे बेहतर कोई आपको राजनीति वाला बताएगा कि ये टाइमिंग शायद कहीं ना कहीं से एंगल दे रहा है आने वाले चुनाव को। अच्छा, इसमें एक एंगल ये भी है कि आप किसी के धर्म को बदलवा नहीं सकते, मतलब अब उसमें बीजेपी तो वो लव जिहाद और तमाम चीज़ें और ऐड ऑन करती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पैसे से जो आप बाहर से फंडिंग ले रहे हैं उसका यूज़ उस काम के लिए नहीं कर सकते, आप किसी के धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? ये एक अच्छी बात है। देखिए उस बिल में लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट पर्पसेस यू कैन यूज़ द फंड्स, तो वो फंड्स यूज़ हो सकता है आपके रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक चीज़ों के लिए। ठीक, प्रोलेस्टाइज इसे कहते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन और प्रोसेलेटाइजेशन जिसे कहते हैं, तो उसके लिए ब्लेटेंटली रिलीजियस कन्वर्जन के लिए चीज़ें मना हुई हैं कि आप उस फंड्स को रिलीजियस कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इनफैक्ट रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करना चाहिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे केसेस में, अगर मैं आपको स्टैनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की रेफरेंस दूं, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि राइट टू प्रोपोगेट प्रोफेस रिलीजन तो है आपके फंडामेंटल राइट्स, लेकिन राइट टू कन्वर्ट एंड इवन दो फोर्सफुल कन्वर्जन आपके पास नहीं है। तो यानी कि आप चर्च बना रहे हैं, दैट इज़ अ रिलीजियस काम, जिसके लिए आप फॉरेन फंड्स यूज़ कर रहे हैं, ओके
फेयर इनफ, सरकार का कोई इस पे वो नहीं, रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सरकार को ये पता चले कि उस चर्च में ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, एक तो ये होता है कि मैं खुद चर्च गया, मुझे अच्छा लगा, मैं महीने भर चर्च गया, मुझे अच्छा लगा, लोगों से मैंने बात किया और मैं खुद चला गया क्रिश्चियन की, ये मेरे पास फंडामेंटल राइट है इसका। लेकिन जैसे ही वो अगर आप उस चीज़ को देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो कि तुम क्रिश्चियन बनो तभी तुम ये लाभ ले सकते हो, ऐसा कोई एक्टिविटीज़ अगर उस चर्च में हो रही हो, और वो चर्च या फिर फॉर दैट केस कोई भी हो, जैसे मॉस्क हो या फिर कोई हिंदू भी हो, मैं इसमें क्यों हिंदू को क्यों अलग करूँ, हिंदू भी हो, अगर ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है और ये पता है कि ये चीज़ें पूरे तरीके से रेगुलेट हो रही है फॉरेन फंड्स को देखते हुए, तो डेफिनेटली उस पर मनाही है, और इस चीज़ को एक्ट और ये बिल मना कर रहा है रिलीजियस कन्वर्शन को। एफसीआरए में और कुछ बचा जो हम लोग डिस्कस ना कर पाए हों, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत सारी बातें हो गई, पॉजिटिव भी है कुछ इसका? पॉजिटिव देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि एफसीआरए इन इटसेल्फ एक पॉजिटिव एक्ट है। ऐसा क्यों है कि पूरे दुनिया, इंडिया ही नहीं, जैसे यूएस, अभी आपने यूएस से शुरुआत किया, फॉरेन एजेंट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये सब एक्ट अभी इस समय यूएस में लागू है। ये क्या करते हैं, सारे के सारे फॉरेन फंडिंग्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। तो जो यूएस हमारे पर आवाज़ लगा रहा था, मैं उन लोगों से बोलता हूँ, विपक्ष से बोलता हूँ कि $1 आप बाहर निकाल के दिखाइए, या $1 आप अंदर डाल के दिखाइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे, लेकिन जब बात आती है दूसरे कंट्री को बोलने की तो कहना आसान होता है। कनाडा ने 2018 में डाला, लागू किया, 2025 जुलाई में लास्ट ईयर यूके ने किया, यूरोपियन यूनियन ने भी अभी इस समय एक्ट पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे दुनिया में फॉरेन रेगुलेशंस और फॉरेन कंट्रीब्यूशंस की बातें चल रही हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ है। अच्छा, ये पॉलिटिकल नैरेटिव भी है कि पाकिस्तानी फंडेड है, ये सोरोस फंडेड है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है ना? तो यही रूट हो रहा है, यहीं से रूट होता है सारी के सारी। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण रूल है, बिकॉज रूट कैसे होगा, किसी आप पर्टिकुलर कंपनी में जाके तो आप रूट कर नहीं पाएंगे। एक ही मात्र रास्ता आपका एनजीओ के थ्रू बनता है, सोशल सर्विस के थ्रू, बिकॉज सोशल सर्विस का अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है कि हमने कम से कम 100 स्कूल में जाके कपड़े बांटे, कहाँ कपड़े हैं, ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर उस चीज को ट्रेस हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम पहले ही ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ से पैसा कितना कहाँ जा रहा है। अच्छा, ये भी तो है कि जैसे चलिए एक्सपायर हो गया आपका जो रिन्यू वाला सिस्टम था, लेकिन एक्सपायर होने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपका रद्द हो जाए, है ना, आपको दोबारा रिन्यू ना करने दिया जाए। तो ये यहाँ पर भी तो खेल हो सकता है कि हम किसी की, मतलब जो बाहुबली आदमी है, जो राजनीति में अपनी पकड़ अच्छी रखता है, सरकार में है, उसके लिए तो बड़ा इजी है कि आपकी प्रॉपर्टी पर नज़र है उसकी, और उसने जो है आपका रिन्यू ही नहीं किया और आप पता चल गया चीज़ें हो रही हैं, तो हम तो उसका मिसयूज़ भी तो एक तरह से, मतलब इस एंगल से देखें। इसमें मैं 2 पॉइंट बोलूँगा। पहला, देखिए इस एक्ट में 2 प्रोविजंस ऐसे दिए गए हैं जो कि और भी कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहे हैं। पहला कि आप अगर अपने रिन्यूअल के टाइम पे सरकार को ये शो नहीं कर पाए कि आपने 10 लाख रुपए प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में खर्चे नहीं किए हैं, तो आपके एफसीआरए रिन्यू नहीं होगा। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ फॉर द बेटर क्लैरिटी ऑफ योर दर्शक के लिए। जैसे कि आपने 20 लाख रुपए उठाया, और 20 लाख रुपए उठाने के बाद आपने एक स्कूल बना दिया, फिर आपने बोला कि यार अब स्कूल तो 20 लाख का बन गया मेरा, अब हमको हर दिन के काम के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए 4 लाख रुपए। तो आपने फिर फॉरेन से उतनी ही जरूरत की चीज ली जितनी आपको एक्चुअली में आवश्यकता है, बाकी आप डोमेस्टिक से निकाल ले रहे हैं। तो जैसे ही आप रिन्यू के लिए जाएंगे तो आपने 20 लाख तो शो किया, फेयर इनफ, लेकिन उसके बाद अब आपने दिखाया कि हमने सिर्फ 4 लाख रुपए लिया, तो आपका एफसीआरए रिन्यू नहीं होगा। ये लिखा है बिकॉज एक मार्केट कैप लगा दिया है एफसीआरए में 10 लाख का। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का सिस्टम है, बिकॉज अगर हमको जरूरत ही नहीं 10 लाख की, हमको तो भाई जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए की, तो हमने इतना लिया, लेकिन सरकार बोल रही है कि 10 लाख का कैप लगाने के बाद बोल रही है कि आपको 10 लाख शो करना पड़ेगा। यानी कि इसके 2 नुकसान है। पहला तो आपका एक तो एफसीआरए रिन्यू होगा नहीं, और वापस वो वाली बात डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाली, जैसे ही आपका रिन्यू नहीं होगा आपका वो स्कूल सीधे सीधे चला जाएगा अथॉरिटी के पास, तो आप डबल नुकसान पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत चीज़ है जो कि, अच्छा, ऑफ कैमरा हम लोग ये बात कर भी रहे थे कि मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी खड़ी की, अपने एनजीओ बनाया, अपने पैसे से बनाया, डोमेस्टिक जो भी इन्वेस्टमेंट हम ले पाए उससे बनाया हमने,
1 करोड़ रुपए की हमने कोई बिल्डिंग खड़ी की, मान लीजिए अस्पताल या स्कूल या कुछ भी मान लीजिए। अब हमको मौका मिला या फिर हमारी हमारी चीज़ें आगे बढ़ी तो हमने जो है फ़ॉरेन से फंडिंग भी उठाई। अब फ़ॉरेन से फंडिंग उठाई हमने जितनी, अब हम फंडिंग लेना बंद कर रहे हैं, तो हमारा जो या तो रिन्यू नहीं हुआ या जो भी चीज़ें हुई वो फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टी तो हमने अपने पैसे से डोमेस्टिक को उससे खड़ी की थी। हमने तो 1 बार 2 बार या फिर 10 बार, हम कहते हैं 50 बार हमने 5 साल में 10 साल में लिया, फिर हमने बंद कर दिया। हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और जो देने वाला था हो सकता है वही नहीं दे रहा है हमको, तो हमने लिया ही नहीं। तो उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी जो हमने बनाई है, अपने पैसों से बनाई है और डोमेस्टिक वो चीज़ उन चीज़ों से बनाई है जिसका फॉरेन फंडिंग से बहुत कम लेना देना है, वो भी उधर चली जाएगी तो बड़ा दुख होगा जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी या फिर जिसका भी वो एनजीओ होगा। इसका आंसर क्लियर शब्दों में इस बिल में दिया रखा है। आपका एग्जाम्पल बड़ा, मतलब आपने जो एग्जाम्पल दिया उसी में उसका आंसर है। इस बिल में ये दिया है कि अगर आपका प्रॉपर्टी इवन दो पार्शियली फंडेड भी है, यानी कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाया लेकिन आपने 1 लाख रुपए सिर्फ फॉरेन से लगाया, वो प्रॉपर्टी भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। यानी आपने, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने तो भाई आपका 99 लाख तो मैंने लगाया, तो उस केस में आपके पास कोई भी चारा नहीं है ये बोलने का कि मुझे प्रॉपर्टी डिवाइड करो या फिर 1 लाख रुपए का सामान आप ले लो। वो पूरा प्रॉपर्टी एज अ होल अथॉरिटी के पास चली जाएगी। ये क्लियर कट बिल में मेंशन। अच्छा, क्या अपील करने के लिए कोई? हाँ, ये एग्जैक्टली यही मैं बोला, इसी पे आने वाला था। अपील की यहाँ पे स्टेट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील के लिए 90 डेज के टाइमलाइन को देते हुए अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिस कोर्ट में जहाँ भी आपका सिचुएटेड है वहाँ पे आप जाके अपील कर सकते हैं। यहाँ पे अपील, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इस पूरे बिल को, तो जैसे मान लीजिए अभी आपने बोला, एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि कोई बाहुबली होगा उसने आपके रजिस्ट्रेशन को रोक दिया। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ या फॉर दैट केस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बिना कारण के आपको कैंसिल करती है, तो उसमें कोई अपील नहीं है। इस बिल में कोई अपील नहीं। तो ये एक लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। अब आपने एक तो पहली बात, आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे डाला है उस एक्ट का। आपने कोई अपील के स्टेज नहीं दिया। अगर मान लीजिए अगर आपको FCRA सर्टिफिकेट आपका रिन्यू नहीं होता, एक्सपायर होता है, तो यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू एटलीस्ट टेल देम द रीजन कि आपको कोई फ्रॉड हुआ, क्या हुआ, कुछ रीजन बताइए। अगर वो नहीं करते तो आपके पास कोई अपील का चारा इस बिल में नहीं है। ओनली अपील इज दिस वन, कि जहाँ पे अथॉरिटी के अगेंस्ट, अगर कोई अथॉरिटी में ऐसा कुछ होता है जहाँ पे आप क्लेम करते हैं कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी इतनी थी, ऐसा फॉर दैट केस कुछ भी होता है अथॉरिटी के कंसर्न में, तो वहाँ पे आप 90 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ अपील है, बाकी और जगह अपील नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आई थिंक सरकार को फिर से इसे कहते हैं ना, रिविजिट करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कहीं, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट हर्ट ना हो जो लोग बहुत जेन्युइन है देखते हुए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं लॉ में कि अगर 100 गुनहगार अगर जेल से बाहर चले गए तो चले गए, लेकिन कोई एक बेगुनाह इंसान जेल में नहीं जाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग हो रहा है। यहाँ पे गुनहगार तो जा ही रहा है, बल्कि जो बेगुनाह है, जो एक्चुअली में सोशल सर्विस करना चाहता है, वो भी इसके ट्रैप में आ रहा है। तो और एनजीओज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मतलब ग्रामीण भारत को लेकर देखें या फिर, और मतलब ऐसा नहीं है किसी एक धर्म की बात नहीं है, लेकिन सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया है। अब कितने अनाथ आश्रम चलते हैं, कितने, मतलब तमाम तरह से लोग एनजीओ बनाते हैं और उसमें ठीक है फंडिंग बाहर से आ रही है। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि उसको रेगुलेट कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर बहस हो रही है, जिस चीज़ को लेकर डिबेट हो रही है, उसमें जो कानूनी पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोगों के उससे जुड़े हुए इमोशंस हैं, उनका ख्याल भी सरकार को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, शाहरान जी ने जिस तरह से समझाया है उसको, और इस पूरे FCRA के बिल को और सरकार की जो मंशा है उसको लेकर भी खास तौर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।